और उसमें से 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं, इनकी तबाही का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोलंबो में मुझे इसकी तबाही की एक फिल्म दिखाई गई थी, जिसमें 2 बम टाइम सर्कुलेशन से अपने आप फटने वाले बम हैं और 2 जरा से दबाव या हरकत से धमाके के साथ फटकर तबाही फैलाने वाले बम हैं। मैं तुम्हें इन दोनों बमों की तरकीब समझाए देता हूँ। फिर उसने मुझे तरकीब समझाई। दबाव या हरकत की वजह से फटने वाले दोनों पेंसिल बमों में नीचे की जानिब एक छोटा सा हुक लगा था। उस हुक को दबा देने के 4 सेकंड बाद ये बम फटने के लिए तैयार हो जाता। उसके बाद अगर उसको जरा सी हरकत दी जाए या उस पर मामूली सा दबाव भी डाल दिया जाए तो वो फट पड़ता। मैंने 4 बम सिंगू से लेकर झोंपड़ी में बोरिए के नीचे जहरीले सिगार के साथ खुश्क पत्तों की तह में छुपा दिए। सिंघू ने कहा था, ये बम हमें इसलिए दिए गए थे कि तमिललैंड के क़याम की तहरीक के सिलसिले में अगर किसी तखरीबकारी की जरूरत पड़े तो हम उसे काम में ला सकें। मगर तुम इन बमों से क्या काम लोगे? मैंने उसे एटमी आबदोज और यूरेनियम को सबोताज करने के बारे में कुछ बताने की बजाय ये मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि मैं भी भारत के जनूबी इलाके में तमिललैंड के क़याम की तहरीक के लिए काम करने आया हूँ। लेकिन अब मुझे 1 हफ्ते के बाद पंजाब भेजा जा रहा है, जहाँ सिखों तक बम पहुँचाने होंगे। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर ने कोलंबो की वसातत से तुम्हारे साथ राब्ता कायम करके तुमसे मदद की दरखास्त दी थी। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ। तुमने मेरी मदद की और मुझे वो शय दी जिसकी मुझे इस वक्त बहुत जरूरत थी। सिंघू ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, हम दोनों एक ही मिशन के आदमी हैं। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने पूछा, सिंघू, क्या यहाँ रूसी आबदोस को तबाह करने के मिशन पर कुछ सिन्हाली या अमेरिका के भेजे हुए तमिल एजेंट भी आए हुए हैं? सिंघू ने कान खुजाते हुए कहा, मुझे उसकी खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई एजेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। हाँ, अगर किसी की भी भिनक पड़ी तो मैं तुम्हें रात को झोंपड़े में आकर बता दूंगा। मगर तुम तो हफ्ते के बाद जा रहे हो। मैंने उसे कहा, नहीं सिंघू, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछा था। एटमी आबदोस से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये कीमती बम लेने आया था। सिंघू जाते जाते रुक गया और बोला, इस इंस्पेक्टर नाथन से खबरदार रहना, ये CID का आदमी है। गवर्नमेंट ने खुद इसे कस्टम में भेजा हुआ है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और किसी भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से 4 बम निकाल कर कोने में जमीन थोड़ी सी खोद कर वहां दबा दिए। इस कदर धमाका खेज मवाद मैं अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकता था। दूसरे रोज मैंने खाड़ी पर जाने से पहले उस जगह मिट्टी का घड़ा लाकर रख दिया जहां मैंने 4 पेंसिल बम जमीन में दबा रखे थे। शिकार उसी तरह मेरे बिस्तर के नीचे पत्तों की तह में छुपा हुआ था। मैं काम पर आ गया और स्टीमर पर दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। सिंघू स्टीमर के दूसरे सिरे पर लकड़ी के फर्श की मैल कुचैल शीशे के टुकड़े से खुरच रहा था। अब मुझे अपनी सोची हुई स्कीम की दूसरी शिक पर अमल करना था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैं पसदन नाथन की तलाश में लेबर ऑफिस के करीब मंडलाने लगा। मुझे इंस्पेक्टर नाथन दफ्तर के अकबी दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस रास्ते से एक दरख्त के नीचे पंजों के बल बैठकर बीड़ी पीने लगा। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, फौरन मेरी झोंपड़ी में पहुंचो। ये कहकर मैं बड़ी तेजी से उठा और उसे झुककर नमस्कार करते हुए खाड़ी की तरफ चल दिया। जासूस को मैंने पहले ही देख लिया था कि वो कैंटीन के छप्पर के नीचे दूसरे मजदूरों के पास बैठा मिट्टी के गिलास में चाय पी रहा था। वो मेरे रास्ते में नहीं था। मैं दूसरी तरफ से होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल गया। अभी मुझे झोंपड़ी में आए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इंस्पेक्टर नाथन भी वहां इधर उधर देखता आ गया। वो तेजी से मेरी झोंपड़ी में दाखिल होकर दीवार के साथ लगकर बोरिए पर बैठ गया और बोला, दिन के वक्त तुम्हें मुझे जहां नहीं बुलाना चाहिए था कैप्टन। मैंने कहा, एक इमरजेंसी पैदा हो गई थी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नाथन का मुंह खुला रह गया। वो क्या? मैंने उसे कहा, जिस मजदूर पर मुझे एजेंट होने का शुबा था वो गायब हो गया है। इंस्पेक्टर नाथन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चला गया है वो? मैं तुम्हें कल ही कहने वाला था कि उस आदमी की निशानदेही करो ताकि मैं उसे 1 सेकंड में गिरफ्तार करूं। क्या वो हमारे कोई सीक्रेट कागजात साथ ले गया है? मैंने आहिस्ता से कहा, वो साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन मुझे शक है कि वो एटमी आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के दोनों स्पेशल तैयारों में टाइम बम लगा गया है। इंस्पेक्टर नाथन एक बार तो अपनी से वैसा हिल गया, उठकर जल्दी से बाहर गया, ये देखने कि झोंपड़ी के बाहर खड़ा कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। फिर तेजी से अंदर आकर मेरे पास बैठ गया और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने इंस्पेक्टर नाथन की नस्वारी आंखों में आंखें डालकर जरा आगे को झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कैसे सीक्रेट एजेंट हो कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस किस्म के हालात में सबूत नहीं मिला करते। मुखबरी इतलात और कयास आराई की रोशनी में एक्शन लिया जाता है। तुम मुझसे सबूत मांगते हो और मुझे ये फिक्र है कि कहीं प्यारे देश भारतवर्ष की इंतहाई कीमती आबदोज और यूरेनियम तबाह न हो जाए। फौरन रनवे पर खड़े एयरफोर्स के दोनों तैयारों और एटमी आबदोज की तलाशी और मुकम्मल चेकअप का काम शुरू कर दो। ये चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आलात से होनी चाहिए। क्या ऐसे आलात तुम्हारे पास हैं? इंस्पेक्टर नाथन घबरा सा गया। उसे मालूम था कि मेरा ताल्लुक दिल्ली हेडक्वार्टर से है और उसने मेरे अहकामात पर अमल न किया तो उसे नुकसान पहुंच सकता है।
वैसे भी एटमी आबदोज की तबाही से उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं, मैं अभी कमांडर को खबरदार करता हूँ। वो तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली। मेरी स्कीम की दूसरी शिक पर अमल शुरू हो चुका था। इस अहमक इंस्पेक्टर नाथन को क्या मालूम था कि मेरी स्कीम किस कदर खतरनाक और खुफिया है, और जिन पेंसिल बमों की तलाश में वो आबदोज और तैयारों की तलाशी लेने वाले हैं, वो उस वक्त झोंपड़ी के कोने में जमीन में दफन थे। उसके चले जाने के कोई आध घंटे बाद मैं खाड़ी की जेटी पर आया तो पता चला कि तमाम मजदूरों को वहां से निकाल कर लेबर ऑफिस की तरफ भेज दिया गया है और बड़े जोर शोर से आमदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के तैयारों की तलाशी का काम शुरू हो चुका है। मैं भी दूसरे मजदूरों के साथ एक तरफ होकर जमीन पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मैंने एक तमिल मजदूर से पूछा कि क्या हुआ है, हमें काम पर क्यों नहीं भेजा जा रहा। उसने कांधे सुकेटते हुए कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, शायद उस डुबकनी कश्ती की सफाई हो रही है। थोड़ी देर बाद सिख लेबर ऑफिसर ने आकर मजदूरों से कहा कि अपने अपने घरों को चले जाओ, आज की छुट्टी है। सारे मजदूर खुश होकर उठे और शहर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। अभी झोंपड़ी दूर थी कि एक दरख्त के पीछे से किसी ने आवाज दी, वेंकटा इधर आ जाओ। मैं दरख्त के करीब गया तो वहां सिंघू जमीन पर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, ये तैयारों की और आबदोजों की तलाशी किस लिए ली जा रही है? कहीं तुमने उनमें बम तो नहीं लगा दिए? तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतने कीमती बमों को एक आबदोज के लिए जाया कर दूं। ये बम किसी और काम के लिए हैं। मुझे खुद मालूम नहीं कि ये अचानक चेकिंग क्यों शुरू हो गई है। हो सकता है कि आबदोज के कमांडर को कहीं से इत्तला मिली हो कि अमरीकी और सिन्हाली एजेंटों ने आबदोज को सबोताश करने की कोशिश की है और एहतियात के तौर पर चेकिंग की जा रही हो। सिंघू जैसे सोच में पड़ गया। मैंने पहली ही मुलाकात में अंदाजा लगा लिया था कि वो एटमी आबदोज को अपनी तखरीबकारी का निशाना नहीं बनाना चाहता। उसका मिशन जनूबी भारत में रहकर तमिललैंड के कयाम के लिए राह हमवार करना था। उसकी तखरीबकारी अपने इसी मिशन के तहत थी। मुमकिन है उसे गैर शऊरी तौर पर यह एहसास भी हो कि इतनी बड़ी तखरीबकारी के बाद वहां पकड़ थकड़ शुरू हो जाए। यह बात उसके मिशन को नुकसान पहुंचा सकती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली ही मुलाकात में उसके दिली जज्बात और एहसासात का अंदाजा लगाने के बाद उसे यह नहीं बताया था कि मैं एटमी आबदोज को तबाह करना चाहता हूं, और इसी मकसद के लिए मैंने उससे पेंसिल बम हासिल किए हैं। अब जब उसे मालूम हुआ कि चेकिंग और तलाशी का काम इसलिए हो रहा है कि आबदोज को सिन्हाली एजेंटों ने सबोताज करने की कोशिश की है, तो उसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमाया हो गए। कहने लगा, ये बातें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। तुमने बम कहाँ रखे हैं? हो सकता है सिक्योरिटी वाले हमारी झोंपड़ियों और मकानों की तलाशी भी लें। मैंने उसे बताया कि पेंसिल बम मैंने जंगल में जमीन के अंदर छुपा रखे हैं। वो राम राम कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शहर को जाने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गया। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया और अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर गौर करने लगा। अभी तक हर पुर्जा ठीक तरह काम कर रहा था। सिन्हाली एजेंट सिंघू का आबदोज की तखरीबकारी से एतराज करना और उसकी तबाही को अपने तमिलनाडु कयाम के मिशन के लिए खतरनाक समझना मेरे लिए खतरे का बायस बन सकता था। मैंने इस मसले से निमटने का नक्शा भी अपने जहन में तैयार कर रखा था। मुझे झोंपड़े में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इंस्पेक्टर नाथन कुछ घबराया हुआ मेरे पास आया और अपने पीछे क्वार्टर में आने का इशारा किया। उसने परेशानी के आलम में कहा, कैप्टन मेहता, हमें सबमरीन और दोनों तैयारों में किसी जगह कोई बम नहीं मिला। बम होता तो मिलता। बम तो अभी मेरे झोंपड़े में पड़े थे। मैंने बेचैनी से टहलने की अदाकारी शुरू कर दी। एकदम से रुककर इंस्पेक्टर नाथन की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टरों की मदद से देखा था? इंस्पेक्टर नाथन बेत तपाई पर रखकर कुर्सी पर धम से बैठ गया और बोला, हर तरह से आबदोज और तैयारों के एक एक कोने खुदरे की तलाशी की गई है। किसी जगह कोई काबिल एतराज शय नहीं मिली। कैप्टन, कहीं तुम्हें गलत इत्तला तो नहीं मिली? तुम्हें किसने ये इत्तला दी थी? हमें बताओ, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके अभी उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। ये बड़ा सीरियस मामला है कैप्टन। मैंने किसी कदर तेज लहजे में कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं उसे बच्चों का खेल समझ रहा हूँ? ये मेरे भारतवर्ष की इज्जत और वकार का मसला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हमारा देश एटमी आबदोज और यूरेनियम जैसी कीमती धात से महरूम हो जाए। फिर मैंने बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि वो कमबख्त गायब हो जाएगा। मुझे इल्म होता तो मैं उसे वहीं पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ बता सकता था, इसलिए मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। उसने कोलंबो से आए हुए किसी गुमनाम शख्स के हवाले से मुझे इशारतन बता दिया था कि एटमी आबदोज और तैयारों में धमाके से फट जाने वाला मादा रखा गया है। फिर वो चला गया। मैंने फौरन तुम्हें इत्तला कर दी, लेकिन उसके बाद वो मुश्तबा शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर नाथन ने अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए सर छिटक दिया और बोला, काश वो शख्स हमारे हाथ आ जाता, मगर वो अब हमारी पहुंच से दूर निकल गया है। वो तो श्रीलंका पहुंच चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? धमाका खेज मवाद तो कहीं भी नहीं है, ना आबदोज में और ना रनवे पर खड़े तैयारों में, बल्कि हमने तो डिटेक्टरों की मदद से जनबिल वाले गोदाम, लेबर ऑफिस
और हैंगर का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। अब अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर अमल शुरू करने के फैसले का वक्त आ गया था। मैं बेचैनी से टहलता रहा, फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हूँ। अचानक सर उठाकर इंस्पेक्टर नाथन को देखा और पूछा, यूरेनियम का ब्लैक बॉक्स कहाँ है इस वक्त? नाथन ने जवाब दिया कि वो आबदोस के टारपीडो रूम में रखा गया है। मैंने जल्दी से कहा, फौरन यूरेनियम के ब्लैक बॉक्स को आबदोस से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा कर बाहर पह लगा दो। इसका इल्म सिवाय तुम्हारे और आबदोस के कमांडर शिवाजी के और किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल से तमाम मजदूरों को काम पर आने दिया जाए। उन्हें ये तासुर दिया जाए कि आबदोस और तैयारों की सफाई वगैरह का काम हो रहा है। मैं कल आऊंगा। इंस्पेक्टर नाथन उसी वक्त चला गया। अभी तीसरा पहर था और दिन की रोशनी जंगल और खाड़ी में फैली हुई थी। मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया। बाहर लकड़ियां चुनने के बहाने मैंने झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर अच्छी तरह तसल्ली की। वहां कोई नहीं था। फिर झोंपड़ी में आकर कोने में बोरी के पीछे मिट्टी हटाकर चारों पेंसिल बम निकाले और गौर से उनका जायजा लिया। ये एक पुराने जमाने की पिन के बम थे, जो हुक आगे करने के बाद जरा से दबाव और थोड़ी सी हरकत देने पर ही फट जाते थे। इन दोनों बमों के रंग नीले थे। दूसरे दो बम सुर्ख रंग के थे और ये टाइम बम थे। उनकी कैप पर एक छोटा सा सुर्ख गोल डायल था, जिस पर घड़ी की तरह दायरे में 1 से 12 तक के हिंसे लिखे थे। एक सुई भी मौजूद थी। डायल के नीचे 2 बटन थे। सिंघू के कहने के मुताबिक सुई को किसी भी हिंसे पर लाया जा सकता था। नीचे वाला बटन दबा देने से बम के अंदर लगे हुए क्लॉक की नन्ही सी गरारी चलने लगती। मैंने चारों पेंसिल बम वापस अपनी जगह पर छुपा दिए और बोरिये को हटाकर खुश्क पत्तों के गद्दे के अंदर रखे जहरीले सिगार को देखा और उसे भी वहीं रहने दिया। अब इन चीजों का काम शुरू होने वाला था। दूसरे रोज सुबह सुबह इंस्पेक्टर नाथन मेरे लिए डबल रोटी और दूध का पैकेट लेकर आ गया। उसने बताया कि मेरी हिदायत के मुताबिक यूरेनियम के बॉक्स को आबदोस से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा दिया गया है और बाहर पहरा भी रखा गया है। मेरे लिए ये पता चलाना बहुत जरूरी था कि यूरेनियम बॉक्स किस जगह छुपाया गया है। मैंने कहा, किसी ऐसी जगह तो नहीं छुपाया कि जहां उस पर नजर पड़ जाए, क्योंकि मुझे शक है कि मफरूर सिन्हाली एजेंट का एक न एक साथी हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ जरूर मौजूद होगा। इंस्पेक्टर नाथन कहने लगा, बॉक्स गोदाम के कोने में नारियल के ढेर के नीचे छुपा दिया गया है। मैंने हथेलियां रगड़ते हुए कहा, वेरी गुड। फिर कुछ परेशानी से बोला, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कहते हो मुश्तबा सिन्हाली एजेंट फरार होकर श्रीलंका पहुंच चुका है, लेकिन मुझे शुबा है कि वो अभी तक यहीं खाड़ी के किसी खुफिया ठिकाने में छुपा हुआ है। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर नाथन बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम यूरेनियम बॉक्स को आज रात ही अहमदाबाद पहुंचा दें और एटमी आबदोस को खाड़ी से निकाल कर खुले समंदर में ले जाएं। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मद्रास से मुझे रात को हिदायत मिली है कि मैं यूरेनियम बॉक्स जितनी जल्दी हो सके खाड़ी की जेटी से निकाल कर अहमदाबाद रवाना करूं। मैंने उन्हें यहाँ के सारे हालात के बारे में बता दिया था। उन्होंने भी ये कहा कि आबदोस को भी पौंडीचेरी की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने किसी कदर झुंझला कर कहा, मद्रास हेडक्वार्टर को क्या पता है कि यहाँ सूरत हाल कितनी नाजुक है। भगवान न करे कुछ हो गया तो सारी मुसीबत हम पर नाजिल होगी, सारा इल्जाम हम पर ही धरा जाएगा। तुम लोग आखिर किस लिए खाड़ी में बैठे थे? तुम लोगों को जब खबर मिल चुकी थी कि दुश्मन के एजेंटों ने आबदोस में बम लगा दिया है, तो फिर पूरी तलाशी के बगैर आबदोस को खाड़ी से बाहर क्यों जाने दिया? इंस्पेक्टर नाथन पर मेरी इस दलील का खातिर खा असर हुआ, मगर वो मायूसी से सर को हिलाते हुए बोला, लेकिन कैप्टन मेहता, हम कर भी क्या सकते हैं? जहां तक तलाशी का ताल्लुक है, मैंने अपनी निगरानी में आबदोस और दोनों तैयारों की एक एक शय की पड़ताल की है। किसी जगह कोई एक कील भी फालतू पड़ा हुआ नहीं मिला। अब मैंने अपनी स्कीम की चौथी शिक पर अमल करते हुए कहा, मैं खुद तैयारों और आबदोस की तलाशी लूंगा, लेकिन जब मैं तलाशी लूं तो उस वक्त आबदोस में सिवाय कमांडर शिवाजी के वहां अमले का कोई आदमी मौजूद ना हो। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, ऐसा ही होगा। ये काम तुम्हें आज ही करना चाहिए। मैं भी जाकर कमांडर से बात करता हूँ। इस वक्त 7 बजे हैं। तुम पूरे 10 बजे खाड़ी में आबदोस की तरफ आना। कमांडर शिवाजी को मैंने सब कुछ समझा दिया होगा। वो तुमसे सिर्फ कोड वर्ड पूछेगा जो अशोक है और जो तुम जानते हो। ये कोड वर्ड बता देना, फिर तुम आबदोस की तसल्ली के साथ तलाशी ले सकते हो। अब मैं जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी और दूध लाया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने इंस्पेक्टर नाथन का हाथ दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, भारत माता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इंस्पेक्टर नाथन भी जज्बाती हो गया। उसने मुझे पहली बार सैल्यूट किया और मकान से निकल गया। मैंने गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। कोई 6 रोज के बाद शेव बनाई, धोती कुर्ता बदला और चाय बनाकर पी। फिर झोंपड़ी में आकर कोने की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैं वो काम करने लगा था जो इस मिशन का सबसे खतरनाक और हलाकत खेज काम था। मैंने बोरी हटाकर जमीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। उनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि आबदोस में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।